हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे सामान्य विज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त से। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त से। आपका अगला क्वेश्चन है आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आर एच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर हैं। आपका अगला क्वेश्चन है रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध किडनी करता है, जिसको हम ब्रिक बोलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ब्रिक में। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रिक का भार कितना होता है? 150 ग्राम। ब्रिक का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम। आपका अगला क्वेश्चन है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है और रक्त जो है क्षारीय है। आपका अगला क्वेश्चन है रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है? रक्त को मापने वाला यंत्र एस्फिग्नो नैनोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं और शरीर से मतलब हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेस मेकर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जिराबिक सेवन क्या है? जिराबिन सेवक एक कृत्रिम हृदय है। आपका अगला क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है पित्त होता है। पित्त क्या होता है? तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पित्त का पीएच मान 7.7 होता है और पित्त स्रावित कहाँ होता है? तो पित्त स्रावित यकृत द्वारा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। आपका अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया रोग होता है ये विषाणु द्वारा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है विषाणु की खोज कौन किया था? विषाणु की खोज इवानोक्यू साइने ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन है विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी वायरस से फैलती है। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? तो वायरस से फैलती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाले फुट और माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाती है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज किसने की थी? लुवेन हॉक ने की थी। जीवाणु की खोज लुवेन हॉक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है
ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? तो ध्वनि की सबसे कम गति हवा में होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है, वायु एक गैसों का मिश्रण है, वायु एक गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है, वायु किसका उदाहरण है? तो गैस का गैस में विलयन, वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता इकाई है, ध्वनि की तीव्रता को कौन नापता है? तो इसका राइट आंसर डेसिमल हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता को नापने वाले डेसिमल है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 का पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुना 10 का पावर 15 किलोमीटर। ये माइनस में रहेगा तो 10 का पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो 10 का पावर 15 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु हैं, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविसनल ने किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका राइट आंसर लेमार्क हो जाएगा, जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है। और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टर है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टर है। और रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर है, रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर ग्राहम हो जाएगा, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम। गैसों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर। गैसों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया था? तो E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टाइन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन न्यूटन हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हाइगो डी ब्रीज ने किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हाइगो डी ब्रीज ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है हो जाएगा, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल है, आनुवांशिक के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा का चयन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर के पौधा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था।
जीन अवस्थित होते हैं। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन वीडल एवं टेटम ने किया था। वीडल एवं टेटम ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आ, खून का रंग लाल है, मतलब किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, ये प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है, किसके कारण? तो हीमोफीलिया रोग के कारण। खुद खून थक्का नहीं जमता है, किसके कारण? तो हीमोफीलिया रोग के कारण। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन सा है? तो प्लेटलेट है। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन है? तो प्लेटलेट हो जाएगा। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर के हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के हो जाएगा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 90% हो जाएगा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इसका राइट आंसर 55% हो जाएगा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% हो जाएगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो प्लीहा को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह 4 होते हैं, जो एक होता है ए और एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ये ओ हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ हो जाएगा। और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ए बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक हो जाएगी। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक हो जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण है। जड़ों के रूपांतरण मूली और गाजर है। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर है। और तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। तने की रूपांतरण है आलू और प्याज। जड़ों को रूपांतरण पूछेगा तो मूली और गाजर, और तने को रूपांतरण पूछेगा तो आलू और प्याज। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। प्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो प्यूटरी ग्रंथि को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि। शरीर की सबसे छोटी अस्थि प्यूटरिक ग्रंथि हो जाएगी। दो वंशानुगत रोग का नाम बताइए। तो एक हो जाएगा वर्धनांता, एक हो जाएगा हीमोफीलिया। दो वंशानुगत रोग है वर्धनांता एवं हीमोफीलिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम मनुष्य ने वर्धनांता का वर्णन किया था। सर्वप्रथम मनुष्य ने वर्धनांता का वर्णन हेनर ने 1876 ईस्वी में किया था।
एक वर्धमान व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा और लाल रंग की पहचान वो आदमी नहीं कर सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किस में होती है तो थायराइड ग्रंथि से होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से होती है। जठर रस में होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और सहबाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं कवक और सहबाल। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है तो इसका राइट आंसर मुख से हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है तो इसका राइट आंसर टांग में हो जाएगा। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है तो टांग में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है कहाँ होती है तो उंगली में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो इसका राइट आंसर उंगली हो जाएगा। भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में कौन सहायक होता है तो एंजाइम सहायक होता है। भोजन पचाने में सहायक एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन है तो इसका राइट आंसर माल्टोज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है तो 20 हो जाएगी। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होती है तो प्रोटीन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से हो जाएगा। हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा तत्व होता है तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस तत्व होता है। भोपाल गैस कांड जो 1884 ईस्वी में रिसाव हुआ था उसका मतलब नाम क्या था तो मिसाइल आइसोसाइनाइड का। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। काला हीरा और काला शीशा किसको कहते हैं तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा और काला शीशा कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन हार्मोन रक्षक हो जाएगा एंड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं तो एंड्रिनल हो जाएगा। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है तो पत्ती हो जाएगा। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित धातु होते हैं। पर्णहरित में उपस्थित धातु कौन सी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। पर्णहरित में धातु उपस्थित होती है मैग्नीशियम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बहुत ही आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निकलता कहाँ से निकलता है तो जल से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।